अ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फायदे और कुछ रूल्स सब देख लिए थे, है ना। अब हम इनके फायदों को, मतलब इनके की फीचर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक ही था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर। तो 20th सेंचुरी में, है ना, इन लोगों ने स्ट्रगल चालू किया था कि हमको ब्रिटिश के रूल से आजादी चाहिए। तो जितने भी इंडिया के लोग थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर से आजादी मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल चालू किया। क्या किया, स्ट्रगल चालू किया, ठीक है। तो ये लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल, इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोगों को ऐसे बिना रूल्स और बिना रेगुलेशन के हमारी स्टेट को कंटिन्यू नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे जिसके अंतर्गत सारे राज्य के लोगों को रहना पड़ेगा और अपना जीवन उन नियमों, कानून और नियमों के अनुसार आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले ही मैंने बता दिया इन सब चीजों को, पर हम फिर इसके साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि ब्रिटिश का रूल जो था वो 150 ईयर्स तक चला इंडिया में, ठीक है। फिर सारी कंट्रीज ने मिलकर एक मेजर रोल उठाया। फिर जब उनको फ्रीडम मिलने लगा, उन्होंने सोचा कि हमको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में कुछ चाहिए जिसके अंदर हम लोग हमारे सारी चीजें रखें। हम हमारी कंट्री को क्या बनाए, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि क्या, कैसी कंट्री जिसके अंदर हम पीपल, वी पीपल दी ऑफ द इंडिया, मतलब हम राज्य के लोग किसको चुने, इलेक्शन करके एक रूलर को चुने, एक गवर्नमेंट को चुने जो कि शासन करे, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ 300 मेंबर्स को, कुछ 300 लीडर्स को चुना, जो कि एक मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों ने बनाई, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, ऑब्वियसली किए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो, डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, मनुष्य, मानव रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। जैसे कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई राजस्थानी है। तो ये क्या है, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके रिलीजन अलग है, सब चीजें, उनकी कम्युनिटी अलग है, डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, वो डिफरेंट कल्चर लेके आते हैं। अ, तो इन लोगों को क्या लगा कि जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो इन लोगों को सभी को एक जैसा बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम को ज्यादा प्रिविलेजेस दे दी एज कंपेयर टू अनदर रिलीजन, है ना। तो फिर उसके बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स यहाँ पे आपको दे के रखे हैं। फर्स्ट है आपका फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या आपको बताता है। हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म का मतलब कि जो पूरे जितनी भी पूरे देश की जो अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स है, तो उन सबको कौन हैंडल करता था, सिर्फ एक ही फेडरलिज्म, मतलब जो सबका एक ही वो रहता था, करता धरता, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेट लेवल पे कुछ है, कुछ सेंटर लेवल पे बनाई गई है चीजें, ठीक है। कि जो स्टेट लेवल पे जितनी भी चीजें होंगी, वो वहां पे कौन रिसॉल्व करेगा, स्टेट लेवल पे जो भी चीजें होगी वो स्टेट लेवल वाले करेंगे, है ना। तो जैसे पंचायती राज इज कंसिडर एज अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट्स द विलेज ऑफ आवर कंट्री। मतलब कि जो पंचायती राज थे, उनको थर्ड टायर ऑफ कंसिडर किया गया गवर्नमेंट का, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है,
वो हमको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है पावर्स की, जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है ना। क्या क्या गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, क्या क्या नहीं रहेगी, एक उनके लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो एक दूसरे से, है ना। तो वो सब पावर किस में दी गई है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसके बाद में हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, जब इलेक्शंस होते हैं तो जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी सिटी के, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, वो वोट करते हैं कि हाँ हमको ये वाली गवर्नमेंट चाहिए, हमको ये वाली गवर्नमेंट चाहिए, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ये बता दिया था ना पहले ही आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स हैव अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्शन, इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, है ना, एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद में कुछ हमारे मोहल्ले के अंदर पार्षद होते हैं, उसके इलेक्शन होते हैं, है ना। तो इनके अलग अलग लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, और कौन उनको चुनता है, जनता चुनती है, पीपल चुनती है, सिटीजन्स चुनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस बैकग्राउंड, उसका क्या बैकग्राउंड था, कौन है वो, कैसा क्या था, उसको जाने बगैर वो अपना इलेक्शन में वोट दे सकता है। जैसे कि बैकग्राउंड का बोलने का मतलब ये है कि वो किसी कौन सी लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है या कौन से अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है, वो पुअर है कि वो रिच है, ये सब, है ना, अमीर है गरीब है, ऊंची जाति का है नीची जाति का है, ये सब देखे बिना वो वोट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा आपसे सेपरेशन ऑफ पावर, आपका थर्ड पॉइंट जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो, म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या बोला गया, उसके अंदर ये बोला गया कि जो पावर है वो तीन लोगों को दी गई है। वो तीन लोग कौन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव कौन है, जो कि हमको रिप्रेजेंट करता है, जिनको हमने चुना है ना, वो क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन हो जाएगा, नो, एग्जीक्यूट करना मतलब कुछ भी चीज लागू करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वो होता है, जुडिशरी मतलब जो जजेस होते हैं, जो न्यायपालिका होती है, कोर्ट्स हो गया एंड एक्सेट्रा, ये किस में काउंट होता है, अपना जुडिशरी में काउंट होता है। तो हमको तीन तरीके के ऑर्गन्स दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव को तो हम चुनते हैं, उसके बाद में अगर कोई भी बिल, कोई भी लॉ अगर पास करना है, तो वो क्या होता है कि चलो ठीक है, अगर उसने हमको रिप्रेजेंट करा, मतलब हमारी साइड से उसने क्या किया, कि यार जनता को ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है, तो उसने एक बिल बनाया, जब तक वो बिल पास नहीं होता है तब तक वो लॉ नहीं कहलाता है, रूल्स नहीं कहलाता है, वो तब तक क्या रहता है, बिल, बिल बोला जाता है उसको। तो वो बिल क्या करेगा, आगे पहुंचाएगा, उसके पास में इतनी पावर नहीं होती है कि वो क्या कर सके, उस बिल को पास कर दे, है ना। लेजिस्लेटिव का काम होता है बिल बनाना, मतलब सुझाव रखना, उसको पास करना नहीं करना वो किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। अगर एग्जीक्यूटिव चाहेगी तो ही उस बिल को या उस चीज को पास करेगी, अदरवाइज वो चीज पास, वो बिल पास नहीं होगा, है ना। उसके बाद में अगर एग्जीक्यूटिव ने कर दिया है और अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या किया जाता है, जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका जो होती है, उस चीज को देखती है। फिर इतना आया सभी को समझ में। अब इसके बाद में हमको दो चीजें और दे के रखी, क्या क्या दे के रखी है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नहीं 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 नहीं,
और सेक्युलरिज्म दे के रखा है, ठीक है, दो चीजें आपको दे के रखी है। तो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स से। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? कॉन्साइंस बोला जाता है ना? किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। these rights are such that they protect against the misuse of power if a common Indian citizen exercise is it accordingly। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स हमको इसीलिए दे के रखे कि अगर इन फ्यूचर कोई भी पावर का मिसयूज करे तो हमारे पास में क्या है? हमारे राइट्स है, हमारे अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार है जिनको हम यूज करके उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। वी नो कितने कितने राइट्स है? फंडामेंटल राइट्स है 6 फंडामेंटल राइट्स है। कितने हैं? 6। फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, जो कि हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो राइट टू इक्वलिटी में हमको क्या बोला गया है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, कोई रिच, कोई पुअर, ये सब क्या होता है इसके अंदर नहीं देखा जाता है ना। दे कांट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कास्ट, सेक्स और रिलीजन, ठीक है। कोई भी जैसे लड़का है लड़की है तो इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, ठीक है। उनका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, सिख ईसाई, तो उनके रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उनको, है ना। उनकी कास्ट क्या है उसके बेसिस पे भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दे ऑल आर इक्वल, दे गेट अपॉर्चुनिटीज, है ना, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वो सब क्या है? इक्वल है और उनको सारी अपॉर्चुनिटीज, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी चलता था, शायद मैंने इसी चैप्टर में बताया है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जैसे अगर उसने छू लिया तो मतलब छूने नहीं देते थे, ऐसा सब कुछ जो भी चलता था, इसको स्ट्रिक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया है कि ये सब चीजें हमारे यहाँ पर नहीं चलती है, ठीक है। सेकंड हमारा राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम, मतलब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमारे पास ये लीगल होता है कि हम बोल सकते हैं कुछ भी, हमारे एक्सप्रेशन बता सकते हैं, हम कुछ, हमको जो बोलना है हम वो फ्रीली बोल सकते हैं, हम इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। कोई से भी एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, हम इन सब चीजों के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आया समझ में? राइट टू फ्रीडम क्या है कि हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट टू लिव इन एनी रीजन ऑफ इंडिया, कहीं पे भी हम रह सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, हम हमारी एसोसिएशन खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम कोई से भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब ये है कोई भी काम किसी से भी नहीं करा, मतलब कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करा सकता है जो अंडर 14 हो, मतलब बच्चों से, जो अंडर 14 जो बच्चे होते हैं उनसे कोई भी जबरदस्ती फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता है। ये क्या है? इलीगल है ना। तो अगर आप ऐसी चीजें कहीं देखते हो तो आप क्या कर सकते हो? इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे के रखा है आपको, है ना। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से हमारा फोर्थ जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फ्रीली कोई सा भी रिलीजन चूज करने का राइट है। दे आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो उनके चॉइस के मुताबिक कोई सा भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, ठीक है।
फिर हमारा फिफ्थ वन जो है वो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि कोई सी भी वो संस्था, मतलब कहीं पे भी वो मंदिर या एजुकेशन, वो इनसे रिलेटेड चीजें क्या है वो खोल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि इसके अंदर ऐसा बोला है ना कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, मतलब कि कोई से भी अगर उन्होंने कोई सा स्कूल खोला और अगर वो चाहते हैं कि वो सिर्फ उनके कल्चर के बारे में दे, जैसे क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लोग क्या करेंगे, वो यूं बोल रहे हैं कि भैया हमको तो हमारा ही धर्म के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो ठीक है, दे आर फ्री, उनके पास में उनका राइट है कि वो कोई से भी धर्म का उनकी जो इच्छा है उस धर्म का वो पढ़ा सकते हैं अपने इस स्कूल में, ठीक है। फिर हम आते हैं सिक्स्थ वन पे, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू रूल जो भी सिटीजन्स है वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अगर उनके राइट का वायलेशन हुआ हो, तो उनके अधिकार को अगर किसी के द्वारा हनन किया गया हो तो दे कैन मूव टू कोर्ट, वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 5 जो ये थे सभी को समझ में आए वो, सॉरी 6 फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगर आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला समझ में आया, अगर आपके राइट का, आपके अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोगों के पास टॉपिक है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है कि अगर सेक्युलर स्टेट में किसी भी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है एज द स्टेट रिलीजन, है ना। हमारी जो कंट्री है वो क्या है, न्यूट्रल है इस रिलीजन के मैटर में। सब सिटी जितने भी सिटीजन हैं उन सबके उन सबको वो सब फ्री है टू फॉलो देयर ओन फेथ, उनको जोन सा भी रिलीजन फॉलो करना है दे कैन, है ना। सेक्युलरिज्म समझ में आया। सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म ये है कि वो किसी भी सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं एज अ स्टेट रिलीजन, मतलब कि हमारे जो जैसे कि मान लिया कि कोई सा भी स्टेट है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट किसी कल्चर या किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो न्यूट्रल है, वो किसी भी स्टेट को प्रमोट नहीं करती है कि हम ये वाले रिलीजन को प्रमोट कर दे, हम मुस्लिम रिलीजन को, हम इस धर्म को प्रमोट कर दे। हमारे यहाँ तो सब मिलजुल के ही रहते हैं, कोई मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम सब क्या रहते हैं, एक ही जगह मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी जो कंट्री है वो किसी भी प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करती है, पर हाँ उसने राइट दे के रखा है सिटीजन्स को कि दे कैन फॉलो देयर ओन फेथ, उनको जिसको भी जोन से भी रिलीजन को फॉलो करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो सेक्युलर स्टेट है वो कब बना था, 1976 में हमारा सेक्युलर स्टेट बन चुका था। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब ये बना था। उसके पहले इंडिया के पास में कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज है, कंट्री के जो बहुत सारे लॉज हैं जो कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, दे हैव देयर ओन चॉइस टू चूज एनी रिलीजन। आया समझ में?